हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पढ़ पर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ब्रिंजल की कल्टीवेशन के ऊपर है कि हम बैगन की खेती कैसे करते हैं। तो इस पर हमारी एक वीडियो होने वाली है। इस सीरीज़ में हमने कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल की सीरीज़ में पहले एक वीडियो हमने कंटिन्यू कर जो रखे हैं, जो है टोमेटो की। उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने अपने पिछली वीडियो में दे रखी है। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है। जो इसका बोटेनिकल नेम होता है दोस्तों, वो सोलेनम मेलोंजीना होता है। ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, जितने भी सोलेनेसी फैमिली के प्लांट है उनका क्रोमोजोम नंबर हमेशा 24 ही होता है। ओरिजिन की बात करें तो इसका प्राइमरी ओरिजिन इंडिया और सेकेंडरी ओरिजिन चाइना। इसको हम इंडो चाइना भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं किसी किसी बुक में इसका ओरिजिन इंडो चाइना लिखा हुआ होता है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो कायम इसका इन्फ्लोरेसेंस है। प्रोजेंटर की बात करें तो इसके जो प्रोजेंटर थे वो सोलेनम इनेकैनम थे, जिसको हम सूडो एप्पल के नाम से भी जानते हैं। फोटो पीरियडिज्म की बात करें, डे न्यूट्रल प्लांट हैं। जितने भी सोलेनेसी फैमिली के प्लांट होते हैं वो डे न्यूट्रल प्लांट ही मैक्सिमम होते ही हैं। दो चार एक्सपेक्शन भी हैं इसमें, तो उस पर ध्यान हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। पॉलिनेशन की बात करें तो इस ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन इसका होता है। अदर नेम इसको एग प्लांट भी बोलते हैं, ऑवरजीन भी बोलते हैं। टेस्ट वेट की बात करें तो 3.7 ग्राम इसका टेस्ट वेट होता है। टेस्ट वेट मीन्स ये होता है दोस्तों, 1000 दानों की जो भार होती है, यानी जो इसका वेट होता है, उसी को हम टेस्ट वेट बोलते हैं। क्लासिफिकेशन देखेंगे दोस्तों हम लोग कि वैगन का जो क्लासिफिकेशन है, ब्रिंजल का क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है। तो इसका क्लासिफिकेशन इसकी स्टाइल के लेंथ पे किया जाता है। तो पहला होता है लॉन्ग स्टाइल विथ बिग साइज ओवरी। इसमें क्या होता है, उसकी स्टाइल तो लंबी होती है और उसका साइज, फ्रूट साइज भी लंबा होता है। जो मीडियम साइज विथ मीडियम साइज ओवरी। तीसरा है स्यूडो शॉर्ट स्टाइल विथ रूडिमेंट्री ओवरी। स्यूडो मतलब छोटा होगा और इसमें जो ओवरी यानी फ्रूट होगा वो नहीं बनेगा। ट्रू शॉर्ट स्टाइल विथ रूडिमेंट्री ओवरी। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें फ्रूट नहीं बनेगा। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो ब्रिंजल जो है टोमेटो की तरह सेम वार्म सीजन क्रॉप है। इसको भी गर्म मौसम जो होता है वो चाहिए। ऑप्टिमम रेंज जो होती है इसको ग्रो करने के लिए वो 13 से 21 सेंटीग्रेड चाहिए। जर्मिनेशन के लिए बेस्ट इसकी बेस्ट क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है वो 25 सेंटीग्रेड है। क्लाइमेट सॉइल की बात करें तो उसको सैंडी लोम टू हैवी क्ले सॉइल पे ही ग्रो कर सकता है। एंड इट कैन बी आल्सो ईजिली ग्रो इन एडवर्स कंडीशन। ये एडवर्स कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है। पीएच की बात करें तो 6.5 to 7.5 इसका पीएच है। सीड रेट की बात करें तो सीड रेट जो इसका होता है 500 से 750 ग्राम पर हेक्टेयर। नॉर्मल वैराइटीज़ के लिए, हाइब्रिड के लिए 200 से 250 ग्राम पर हेक्टेयर। कहीं कहीं आपको ये जो हाइब्रिड वैरायटी है इनका सीड रेट 150 से 200 ग्राम दिखाई देता है। बट ये जो हमने लिया हुआ है इसको BR चौधरी सर की बुक वेजिटेबल से हमने लिया हुआ है। वैरायटीज़ की बात करें तो पूसा पर्पिल लॉन्ग, पूसा पर्पिल क्लस्टर, अर्का शील, पूसा क्रांति, अर्का नवनीत, वैशाली और अर्का निधि। सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका सीड ट्रीटमेंट हम कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम यहाँ पे हो गया है, बट यहाँ पे 2.2 ग्राम पर केजी के हिसाब से हम लेते हैं। ट्राइकोडर्मा बायराइट 4 ग्राम पर केजी की सीड के हिसाब से हम इसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं। नर्सरी मैनेजमेंट की बात करें तो हम 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर रेस्ट यानी ऊंचा बेड हम बनाते हैं। उसमें 15 केजी FYM और 15-15-15 के हिसाब से NPK का यूज करते हैं। 3 ग्राम कैप्टान को इस पर ट्रेंच करते हैं बिफोर 2 डेज सोइंग, जिससे कि जितने भी इंसेक्ट सॉइल बॉर्न इंसेक्टिसाइड हो उन किल हो जाए। ट्रांसप्लांटिंग की बात करें तो इसको जो किसी भी क्रॉप, वेजिटेबल की किसी भी क्रॉप का जो हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वो जनरली 4 to 5 वीक्स में कर देते हैं। आफ्टर सीड, जब हम सीड डाल देते हैं उसके 4 से 5 दिन बाद, नर्सरी डालने के 4 से 5 दिन बाद उसका ट्रांसप्लांटिंग हम कर देते हैं। या फिर जब वो 12 से 15 सेंटीमीटर की हाइट या 3 to 4 ट्रू लीव जब हमको दिखने लगता है तो हम उसका ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांसप्लांटिंग कभी भी करेंगे आप
ट्रांसप्लांटिंग आप हमेशा इवनिंग आवर में ही करेंगे। शाम के समय ही सबसे अच्छा माना गया है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। और जस्ट ट्रांसप्लांटिंग आपको इरिगेशन देना रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। स्पेसिंग की बात करें इसकी तो 60x60 यानी 60x60, रॉ टू रॉ 60, प्लांट टू प्लांट 60 इसकी हमको स्पेसिंग चाहिए। हाइब्रिड के केस में इसको 70 to 90 इंटू 60 to 75 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग की ज़रूरत है। मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र की बात करें तो किसी भी वेजिटेबल क्रॉप में आपको 20 से 25 टन पर हेक्टेयर मैन्यूर की नीड होती है। आप 20 से 25 टन मैन्यूर उसमें डालेंगे। फर्टिलाइज़र के लिए आप हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र के जो मेन सोर्स हैं NPK, जो हमारे प्राइमरी फर्टिलाइज़र कंपाउंड है NPK, उनमें आप 100 उसका जो नॉर्मल वैराइटीज़ के लिए आप डालेंगे 120 से 150, 60 से 60 फास्फोरस और 50 आप पोटेशियम का यूज करते हैं। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जो नाइट्रोजन है इसका 2 पार्ट करेंगे हम। जो नाइट्रोजन है इसका 2 स्प्लिट में डालेंगे, पहला वेसल डोज और दूसरा जो हमारा रहेगा टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग वालों को हम भी 2 स्प्लिट में इसको हम डिवाइड करेंगे, पहला 25 से 30 दिन पे और दूसरा 45 से 60 दिन पे। वीड मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा वीड जो आपके बैगन की क्रॉप में होते हैं वो ओरोवेंचिस स्पीसीज से ही आते हैं। तो इसकी वीड की रोकथाम के लिए जो हम वीड मैनेजमेंट यानी हर्बिसाइड जो प्रयोग करते हैं या वीडिसाइड जो प्रयोग करते हैं, पहला है पेंडीमेथाइलिन 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, दूसरा है फ्लूक्लोरीन 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर और दूसरा है ऑक्साडियाजोन 0.5 kg पर हेक्टेयर। स्पेसिफिक पॉइंट इसमें क्या क्या है जो हमने कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दे रखा है कि इसका जो बिटर टेस्ट यानी जिसमें थोड़ा कड़वापन आता है वो ग्लाइको एल्कलॉइड एक कंपाउंड होता है, उसी की वजह से इसमें ये कड़वा टेस्ट आता है। डिस्कलरेशन आप देखते हैं कि इसके फ्रूट में जो डिस्कलरेशन होता है, इसका कलर जब चेंज होने लगता है या एक तरह से उतरने लगता है तो वो किस कंपाउंड की वजह से होता है, उसको बोलते हैं पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज की वजह से इसका डिस्कलरेशन होने लगता है। वाइट ब्रिंजल जो होता है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरा ये जो ब्रिंजल की पत्तियाँ होती हैं उसमें विटामिन C बहुत प्रचुर मात्रा होती है। पिगमेंट जो होता है ब्रिंजल जिसकी वजह से ये अपना कलर में आता है वायलेट कलर में, इसको बोलते हैं एंथोसाइनिन जिस पिगमेंट का नाम है। ब्रिंजल के जो फ्रूट होते हैं वो विटामिन A, B, C के में सबसे अच्छे माने जाते हैं, गुड सोर्स होते हैं, रिच होते हैं इसमें। ब्रिंजल जो है ऑरिजिनेट हुआ है विल्ड स्पीसीज सोलेनम साइसिम्ब्रिलिफोलियम से। वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो प्लेन एरियाज़ में 3 से 4 दिन के इंटरवल पे और हॉट वेदर की बात करें तो 7 से 12 डेज़ के इंटरवल पे हम वाटर मैनेजमेंट देते हैं, वाटर का एप्लीकेशन एंड इरीगेशन हम करते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर की बात करें तो पैराक्लोरोफिनोलॉक्सी एसिटिक एसिड 2 ppm का हम 15 दिन से के बाद आफ्टर 15 डे ट्रांसप्लांटिंग हम जो होता है इसका यूज करते हैं PCPA का। पैराक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसका पूरा नाम है, या फिर हम 2,4-D का यूज 2 ppm का ही करते हैं। हार्वेस्टिंग की बात करें दोस्तों तो इसका जो हार्वेस्टिंग टाइम है, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि पके नहीं, जो ब्रिंजल होते हैं आपके वो पक ना पाए उससे पहले आपको हार्वेस्ट कर लेना है। दूसरा 7 से 10 दिन के इंटरवल पे आप हार्वेस्टिंग करते रहें। ईल्ड क्या होगा इसका, नॉर्मल वैराइटीज़ का जो ईल्ड होता है 25 से 50 टन पर हेक्टेयर यानी 250 से 500 क्विंटल पर हेक्टेयर, और हाइब्रिड का 400 से 800 क्विंटल पर हेक्टेयर जो इसकी ईल्ड होती मानी गई है। तो ये जो वीडियो था दोस्तों यहाँ तक हमारा था। अगली वीडियो हमारी होने वाली है अब डिजीज़ के बारे में। हम अगला जो पार्ट शूट करने वाले हैं दोस्तों वो ब्रिंजल की डिजीज़, डैम्पिंग ऑफ, या जितनी भी डिजीज़ हैं फॉर्मपोसिस ब्लाइट वगैरह पे चर्चा करेंगे। और दूसरे हमारा वीडियो जो उस वीडियो में एक मेन फिनोमिना जो होता है, इसमें एक ब्रिंजल में एक हेट्रोस्टाइल फिनोमिना होता है, उस पर हम एक डिटेल वीडियो लाने वाले हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन अच्छा जाए। थैंक यू।